जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे स्वच्छता को लेकर। पूरा अक्टूबर स्वच्छता माह के रूप में मनाया जा रहा है। अब स्वच्छता के लिए माह सृजित करना पड़े और महीने में स्वच्छता हो बाकी के 11 महीने, तो ये इसलिए करने की मजबूरी है कि हर कोई अपनी अपनी जवाबदेही समझे, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। एक सिर्फ गंदा करे और दूसरा आकर के साफ़ करता रहे तो स्वच्छता के बारे में कल्पना करना लाजमी नहीं होगा। हम जहाँ रहते हैं और हमारी जो रिलीजन है, रिलीजन भी कहता है कि अगर साफ़ सफाई रहेगी तो लक्ष्मी वहीं आती है, और हर किसी को लक्ष्मी चाहिए, हर किसी को धन दौलत चाहिए। तो साफ़ रखना हमारी ही भी जिम्मेवारी है, और हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपने घर को ही साफ़ रखने की नहीं है, घर के सफाई के कूड़े कचरे का सही निपटान भी ज़रूरी है। सरकार के स्तर से सफाई के जितने उपाय हो सकते हैं उतने उपाय किए जा रहे हैं, हालांकि वो कम है। आबादी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो कम है और होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं, जो गंदा कर रहे हैं जिनकी वजह से गंदा हो रहा है और जो साफ़ करने वाले हैं, दोनों में समन्वय हो तो इसमें भी रास्ता निकाला जा सकता है, इसमें भी रास्ता निकल सकता है। स्वच्छता इसलिए ज़रूरी है कि बीमारियां नहीं फैलें, वायरस नहीं आए, बैक्टीरिया तरह तरह का रूप बदल करके नहीं आए, इसलिए भी स्वच्छता ज़रूरी है। और स्वच्छता के लिए हम अपने घर के कूड़े का निपटान अभी जो करते हैं कि दोनों एक में मिक्स कर देते हैं, उसके चलते जो परेशानी होती है उसको भी अलग अलग किया जा सकता है। अलग अलग करने के लिए शुरुआती दौर में 2-2 बाल्टियाँ मिली थी, गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए अलग। और इसके लिए ज़रूरी है व्यवहार में बदलाव, कि हम अपना कचरा निकाल के सड़क पर या दूसरे किसी के घर के बगल में नहीं डाल दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कचरे को कचरा गाड़ी के आने तक का इंतज़ार करें। नहीं आ रहा है तो वहाँ उनको संपर्क करके बोलें भाई कचरा गाड़ी लेकर के आइए, 2 दिन से 3 दिन से कचरा इकट्ठा हो गया है, कहाँ निपटाएं हम। बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। स्वच्छता का क्या महत्व है, स्वच्छता क्यों होना चाहिए, और इस माह में हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए उत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं। सरकार की ओर से क्या हो रहा है, जनता क्या कर रही है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व नगर विकास मंत्री और रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ हैं कलाकार, गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप्ता चक्रवर्ती, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रांची नगर निगम के उप महापौर, इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि आ जाएं तो उनसे भी बात करेंगे। हम बात शुरू करते हैं पूर्व मंत्री नगर विकास सीपी सिंह जी से। उन्हीं से पूछना चाहते हैं, आप जब अपने पीरियड में थे तो उस समय स्वच्छता के लिए और उस पर नगर निकायों को और पंचायती राज को क्या पैसा दिया जाता था, उसमें आपको अचीवमेंट क्या लगा? मंत्री भी थे, नगर के विधायक भी थे, तो राजधानी के बारे में अगर देखा जाए तो राजधानी के बारे में आपकी क्या राय हो? देखिए, जब मैं मंत्री था, संयोग से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी थे, जो आज भी हैं, तो उन्होंने स्वच्छता के प्रति देश में एक क्रांति लाने का काम किया। क्रांति ये था कि खुद झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे, और उसका नतीजा ये हुआ पूरे देश के अंदर सड़कों पर लोग उतरे। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं कि स्वच्छता महीना या स्वच्छता अभियान, ये सारी चीज़ें उसी पीरियड में चालू हुई। क्योंकि मैं भी राजनीति में इतने दिनों से हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा था कि भाई नगर निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, उनमें कैटेगरी वाइज जनसंख्या के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में ये किया गया कि भाई स्वच्छता के क्षेत्र में कौन कितना बेहतर करता है, तो उसको मार्किंग होगा और उसके बाद उसको पुरस्कार मिलेगा। तो आपको पता होगा 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि लगातार इंदौर नगर निगम
पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ आ रही है। अब क्यों आ रही है, तो थोड़ी घटना मैं बता रहा हूँ। हम लोग इंदौर गए थे प्राइज लेने के लिए, क्योंकि झारखंड नंबर 1 दूसरे चीज़ में आया था, तो उसमें प्राइज लेने के लिए इंदौर में गया था और इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया और पुरस्कार में गांधी जी की छोटी स्टैचू मिली। रात में हम लोग, एक वहाँ जौहरी बाज़ार है, तो जौहरी बाज़ार में रात को 8 बजे के बाद से लेकर 2 बजे तक दुकानें खाने पीने की सामान लगती है। तो हम लोग गए, मैं भी था, हमारे उस समय प्रधान सचिव नगर विकास अरुण सिंह जी भी थे, उस समय रांची नगर निगम के जो नगर आयुक्त थे वो भी प्रशांत जी, वो भी थे। वहाँ जो मैंने देखा, जब हम लोग खा पी रहे थे तो देखे कि जो कचड़ा है उसको बोड़ा में रख रहा था। शुगर फ्री कुल्फ़ी मुझे खाने की इच्छा हुई, तो मैं देखा कि वो जब कुल्फ़ी दिया मुझे, तो जो उसका ऊपर का रैपर होता है वो फिर उसने अपने ही डब्बे में रख लिया और कहीं 1 इंची गंदगी नहीं थी। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, यहाँ एक भी गंदगी नहीं है? तो उसका जवाब था, ये मेरा इंदौर है। जब तक ये भाव नहीं पैदा होगा कि हमारा रांची है, हमारा जमशेदपुर है, हमारा धनबाद है या कोई भी शहर, ये हमारा है, इसका भाव होना जरूरी है। आदरणीय मोदी जी समय समय पर इसको बराबर ये करते रहा और इसलिए देखा होगा कि स्वच्छता अभियान का जो लोगो है उसमें गांधी जी का चश्मा रहता है। तो गांधी जी से जोड़ने का काम और हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो। लेकिन जो आपने कहा शुरुआत में कि व्यवहार में, जब तक लोगों का व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक ये संभव नहीं है और इसका कोई बाजार में दवा उपलब्ध नहीं है। हाँ सुदीप्ता जी ये जानना चाहते हैं कि आप शहर का, राजधानी का नाक जो है थरपखना इलाका, वहाँ रहती हैं जी। एक बड़ी प्रख्यात आर्टिस्ट भी हैं, महिला भी हैं, अभी दुर्गा जी की पूजा हुई, लक्ष्मी की पूजा होने वाली है जी। तो आप जो फील कर रही हैं स्वच्छता के बारे में, आप जहाँ से आई मैके से यहाँ, वहाँ और यहाँ में, और इस बीच में जो आपने समय गुजारा, जो उम्र गुजरी, उसमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता में क्या लगता है आपको, कितनी जागरूकता हुई है? और आप जहाँ रहती हैं वहाँ साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? देखिए, मेरे लिए स्वच्छता एक सुंदर जीवन की परिभाषा है। स्वच्छता अगर हमारे सबके अंदर आए, हम पहले परिवार से शुरू करेंगे, पहले घर पर सबको सामान, चीज़ें, घर की चीज़ें एकदम स्थिर जगह पर रखना है। ये हम घर से ही शुरू करेंगे, घर वालों से शुरू करेंगे, परिवार से। उसके बाद हम गली मोहल्ले, सड़क, स्कूल, पार्क, सिनेमा हॉल, ये बाद में आते हैं, मॉल, ये सब में हम फिर निकलेंगे स्वच्छता को लेकर। पहले घर की सफाई, अपने कूड़ेदान को रेगुलर हम साफ़ सुथरा रखें। कचरे वाले आएँ तो उनको वहाँ पर रख दें कचरे को ठीक जगह पर, कि उठा के वो लेके जाएं। फ्लैट कल्चर रांची में अभी है, हम शादी के बाद आके देख रहे हैं कि चारों तरफ फ्लैट बन रहे हैं। अब घर के सीढ़ी में वो अपने कचरा को रख रहे हैं, अपना घर साफ़ सुथरा है, सीढ़ी पर उतार के रख दे रहे हैं कचरा। तो इससे गंदगी तो और फैल रही है, साफ़ सुथरा तो फ्लैट हो नहीं रहा है, अपना घर हम साफ़ नहीं रख पा रहे हैं। तो ये हमारा ये है कि
कचरे को ठीक जगह आप नीचे उतार के रखें, पार्किंग पे नहीं, रखें। आप जिस फ्लैट में अपार्टमेंट में रहती हैं जी। वहाँ कोई सोसाइटी होगी? जी, सोसाइटी है। सोसाइटी है तो सोसाइटी की जवाबदेही है कि जी। कचरे का निपटान कैसे होगा। जी। अगर 1 दिन 2 दिन कूड़ा गाड़ी नहीं आती है, कचरे को कहाँ रखा जाए ताकि जी। उसको कुत्ता आकर के छीटे नहीं, कोई जी, जानवर आकर जी, उसको जी, गिराए नहीं। बिल्कुल। सीढ़ी पर रखने के बजाय कोई जगह बनाना जगह चाहिए। बना के रखना अब तो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कचरे से गैस बनाया जा सकता है, उससे खाना जी। बनाया जा सकता है, जी, बत्ती जी। जलाई जा सकती है। जी। तो अपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी है, जो सोसाइटी है, वो कभी इस पर बात नहीं करती है? जी, हम लोग बात किए हैं इस पर। अभी तो नगर निगम से 2 हमें कचरे की डब्बा दी जा रही है। अब कचरे के डब्बे को हम लोग स्थान पर रखते हैं। कचरे की गाड़ी सुबह आती है, लेके जाती है। थरपकना इलाके से मैं हूँ। पहले जो थरपकना था उससे अभी बहुत ही बेहतर है। सुबह ड्रेस पहन के वो लोग आते हैं, साफ़ सफाई कर्मचारी आके हमारे कचरे को लेके जाते हैं। अभी साफ़ सुथरा है। हम खाली निवेदन करेंगे कि जो दुकानें हैं गली में, वो सारा दिन का जो दुकान में बिक्री करते हैं, उसके बाद जो वो कचरा सामान जो निकलता है वो रास्ते पे ना फेंके। एक डस्टबिन रखा जाए वहाँ सारे दिन का वो गंदगी रखें, वहाँ से कचरे वाले लेके जाएं। मेरा ये निवेदन रहेगा। और पहले से तो रांची हमें बहुत ही साफ़ सुथरा दिखती है। हम जब आ रहे हैं सुबह देख रहे हैं सारे लेडीज़ और जेंट्स कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपने यूनिफॉर्म में हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं। पूरा रास्ता घाट एकदम हमको अच्छा लगा देख आप के। तो हमारी बात ही बंद कर दीजिएगा, इसके बाद तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं है। नहीं। हमारे तो साथ संजीव विजयवर्गीय जुड़ गए हैं, नगर निगम के, रांची नगर निगम के उप महापौर हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। ये आप दूसरी बार उप महापौर हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्या तब्दीली हुई इस दूसरे फेज़ में और लोगों के बिहेवियर चेंज में क्या फ़र्क आया, एक, और दूसरे उसी के साथ साथ कि आप जिन संसाधनों की ज़रूरत समझते हैं उतने संसाधन है क्या साफ़ सफाई के लिए, उतने कर्मचारी हैं क्या आपके पास? देखिए, नमस्कार पहले तो सभी दर्शकों को भी, आपको भी। लगातार निगम जो संसाधन उपलब्ध है उससे प्रयास जरूर कर रहा है कि बढ़िया से बढ़िया काम करें। और पहले की तुलना में अगर हम देखेंगे, जैसा आपने कहा कि मेरा दूसरा टर्म है, तो हम अपने पुराने दिनों को जब याद करते हैं 2010, 11, 12 के आसपास का, उस समय जो रांची की स्थिति थी, पूरे शहर के मुख्य सड़क डस्टबिन के रूप में उपयोग में आते थे। मुझे आज भी याद है, हम लोग घर से निकलते थे रामलखन कॉलेज के पास, बहुत आगे निकले तो डिस्टिलरी के पास, उससे आगे निकले तो पारिजात के पास, ऐसे कई डस्टबिन्स थे। मतलब सड़क पे लोगों का कचरा बिखरा हुआ रहता था दिन भर, और गलती से उस दिन ट्रैक्टर नहीं आया तो दूसरे दिन भी उसकी स्थिति बड़ा विकट दिखती थी। परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है, लोगों में भी जागरूकता आई है। आज आप कहीं भी मुख्य सड़क पे तो बिल्कुल कचरा नहीं देखेंगे, ये तो पक्की बात है। गलियों में आज स्थिति वैसी ठीक नहीं हुई जैसा मुख्य सड़कों में हुई है। उसके पीछे कारण है, हमारे शहर को अगर आप अंदर से देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे सड़क हैं। मोहल्लों में जिस तरह का निर्माण कराया गया, उसमें बहुत सारे गलियों में तो ट्रैक्टर्स भी नहीं जा पाते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हम रोज़ नित्य प्रतिदिन वहाँ छोटी गाड़ियाँ नहीं भेज पाते हैं, तो कचरा आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी बिहेवियर चेंजिंग जो आपने कहा, तो मैं मानता हूँ कि शहर की जनता स्वागत योग्य है। आज के दिन लोगों के अंदर ये जागरूकता जरूर आ गई है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो हम भी उसमें सहयोग करें। और ख़ासकर मैं युवा पीढ़ी और बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चे और युवा पीढ़ी में ये जरूर अंदर से आया है कि हम कचरे को बिल्कुल सड़क पे नहीं फेंके, और इसका परिणाम है कि हमें मुख्य सड़कों पर अब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अभी भी मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ निगम के हिसाब से, इसलिए कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम पूरा नहीं कर पाए। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। 2-3 कंपनियों को हमने काम दिया, लेकिन वो कंपनियां जो मानक तय किए गए थे उसको पूरा नहीं की, तो उनको वहाँ से जाना पड़ा। और अभी भी हम 100% मैनेजमेंट पर कोई काम नहीं कर पाए हैं। ये एक कमी है जिसको हम लोगों को करने की इच्छा है। 2-3 बातें आपने खुद बताई जी। एक बात तो यह कि सड़क का ऑनरशिप लोग फील नहीं करते हैं कि सड़क हमारी है। एक मेन रोड को अगर मान लें जहाँ सबको दिखता है, तो वहाँ करीब करीब दूसरे गलियों की तुलना में साफ़ सफाई ज़्यादा हो जाती है।
दूसरे कि सब लोग यह मानते हैं, जानते हैं कि जब मोहल्ले बस रहे हैं तो नगर निगम की जिम्मेवारी है कि लेआउट के हिसाब से बस रहे हैं कि नहीं बस रहे हैं, वहाँ सड़कें कैसी होनी चाहिए, अगर फायर ब्रिगेड को ले जाना है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी कि नहीं, आग लगी अगर हो गई तो, सफाई के लिए कचरा गाड़ी जानी है तो जाए कि नहीं। उसके साथ साथ जो दूसरा जो सबसे मुख्य चीज़ जुड़ा हुआ है, जैसे टाटा बसा है, बोकारो बसा है, एसटीसी बसा है, कि पानी को निकासी का जगह नहीं दीजिएगा तो बरसात में तो नरक हो ही जाएगा, जो आपका नरक कचहरी रोड पूरा का पूरा हो जाता है। तो उसके लिए नगर निगम के तरफ से कुछ सोचा गया है, कुछ उपाय किए जा रहे हैं क्या ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सीवरेज ड्रेनेज के लिए कुछ बढ़िया काम कि वो सीवरेज ड्रेनेज हो, और जो लोग बना लिए हैं सड़कों को जगह नहीं दिए उनको पीछे हटाया जाए, चलिए भाई पीछे हटिए। देखिए, अतिक्रमण तो रांची के लिए एक बहुत अभिशाप के रूप में है। मैं भी मानता हूँ, अगर बचपन के दिन हम याद करेंगे तो रांची के कई प्रमुख सड़कों पे 8-8, 10-10 फीट की नाले बहते थे। आज के दिन अभी जैसा मैम ने कहा कि थड़पकना में भी आप देखेंगे तो ऐसे कई नालों को बंद करके छोटा छोटा नाली का स्वरूप हो गया। ये बहुत चिंतनीय विषय है। और सबसे परेशानी क्या है कि हमारा शहर छोटा है और थोड़ा फैमिलियर भी है, और अभी तक हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट कुछ कर नहीं पाए हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसे ऐसे कारण है कि आप अगर नोटिस देते हैं, कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। लोग किसी न किसी का दबाव बना के नालियों को जो अतिक्रमण किए उसको छोड़ने या हटाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग में ये कमी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अभी शहर के सभी नालियों को ढकने का काम धीरे धीरे हम पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे नालियों का पैसा अभी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये प्रयास जरूर हम कर रहे हैं कि नालियों को बने। व्यवस्थित शहर कैसे हो, देखिए पुराने सिटी को आप व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। मैंने देश के कई शहरों को देखा है, और चाहे वो बॉम्बे दिल्ली भी हो, वहाँ भी पुराना शहर को छोड़ के हम नए शहर को बसाने की योजना लाए, तभी वो शहर का स्वरूप बदल पाया है। रांची में भी वही होना है। रांची के सेंट्रल रांची को अगर हम चाहेंगे कि अब हम बिल्कुल अतिक्रमण को हटा दें, लोगों को रास्ते से बहुत पीछे ले जाएं, तो मुझे लगता है व्यवहारिक दृष्टि बोलने से ठीक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम ये कब कर पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ये जरूर सुझाव है, मैंने मास्टर प्लान जो बनाए, जिन्होंने जोनल प्लान बनाया, उसको ये दर्शन भी दिया था कि हम लोगों को अब रांची को थोड़ा विस्तारित करना चाहिए, और विस्तारित करने के बाद RRDA क्षेत्र में कम से कम अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट में 100% फॉलो होना चाहिए कि नाली कहाँ जाएगी, रोड कैसे बनेंगे, पानी की पाइप बिछी कि नहीं बिछी। डेवलपमेंट तब शुरू हो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर दें। अब मुझे लगता है कि इसी को देखते हुए कभी राज्य सरकार RRDA के माध्यम से एक नोटिस निर्गत किया है कि अब बिना लेआउट प्लान का रजिस्ट्री आउटर रांची में भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो मुसीबत हम शहर में अभी झेल रहे हैं वो बाहर के जगह पर नहीं पड़ेगा। CP सिंह जी, आपने गांधी जी को कोट किया, तो गांधी जी की एक सबसे बड़ी खासियत थी, वो खुद अपनी साफ़ सफाई अपने करते थे, और जितने लोग उनके रहते थे वो सारे कार्यकर्ता मिलकर के साफ़ सफाई करते थे। इसके बारे में एक छोटा सा किंवदंती किस्सा मैं बताता हूँ। जब वो भितिहरवा आश्रम गए तो वहाँ पर रोज़ साफ़ सफाई होती थी, कार्यकर्ता लोग साफ़ सफाई करते थे, और साफ़ सफाई के बाद कुछ महिलाएं बच्चों को पैर पर बैठा के पखाना कराती थी। तो वहाँ के एक कार्यकर्ता ने पूछा, उसी गांव का था, कि क्या करती हो तुम लोग, अभी साफ़ सफाई करा के, गांधी जी साफ़ सफाई करा तुम लोग। तो बोले गंदगी नहीं करेंगे, साफ़ कौन करेगा, गंदगी होगी तब ना साफ़ करेगा। ये मजाकिया एक हमने आपको सुनाया। दूसरे ये कि झारखंड में CNT है, SPT है। CNT SPT होने की वजह से जो उन इलाकों में इलीगल मोहल्ले बसते हैं, उन मोहल्लों में बिजली तो चली जाती है, उन मोहल्लों में सड़क भी हो जाती है, उन मोहल्लों में पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन हैफाजार्ड वो नहीं बसें, इसलिए कि बिना नक्शे के बसते हैं, हैफाजार्ड वो नहीं बसें। इस पर रोक टोक की अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हैफाजार्ड बसेंगे और वाटर लॉगिंग होगा, बरसात के 3 महीने तो नरक होंगे ही होंगे। दूसरे की हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि जो जयपाल सिंह स्टेडियम था, एक बड़ा तालाब हुआ करता था,
उस तालाब में पूरे शहर का पानी जा करके लगता था, सूखता था, पानी ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता था। उसको धीरे 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 भरते कोर्ट के आदेश से आपने भी अपनी बात बताई, आपकी बात कोर्ट ने नहीं सुनी और कोर्ट ने कहा कि नहीं, वेंडर्स को हटा करके यहाँ पर अलग बसाइए। कितना वेंडर्स बसाएंगे आप? तमाम फुटपाथ, एक तो फुटपाथ नहीं है आपके पास, नालियों का आपने फुटपाथ बनाया है, सभी फुटपाथ पर दुकानदार दुकान लगाए हुए हैं, चाहे वो जूता सीने की दुकान हो, चाहे अपना साइकिल बेच रहे हैं, साइकिल वहाँ पर लगा दिया है। तो लोग चलेंगे कहाँ? नालियाँ साफ कैसे होंगी? कैसे? कौन सोचेगा? राजनेता ही सोचेगा ना, नगर निगम ही सोचेगा ना, मंत्री ही सोचेगा ना। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ जी। हर चीज के लिए राजनेता, राजनीतिज्ञ, सांसद, विधायक, पार्षद, डिप्टी मेयर, मेयर को जिम्मेवार ठहराने की एक परिपाटी जो चली आ रही है ना, यही गड़बड़ है। अरे भाई रूल कौन इन्फोर्स करता है? नहीं रूल, फिर मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए, समय दीजिए। रूल शासन प्रशासन उसको लागू करवाने का काम करते हैं, बनाती भी वही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो या कोई भी हो, जनता के वोट से चुनाव जीत कर आते हैं और 5 साल के बाद फिर उसको परीक्षा में बैठना होता है। ठीक है। बाहर से बोलने में बड़ा आसान लगता है, वचनम की दरिद्रम, आपने सुझाव दे दिया, आपने सारी चीजें कर दी। अरे भाई कभी उसके बारे में सोचा कि उसके दरवाजे पर आकर के लोग बैठ जाते हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको खाने का, साहब नहीं आज कमाएंगे तो सुबह खाने, रात को खाने का मिलेगा नहीं। बात ऐसा है कि सिस्टम, तो सिस्टम जब एक बार, आप देखते होंगे ट्रेन में चलते होंगे तो ट्रेन एक बार देर हो जाती है, डिरेल हो जाती है, तो हमेशा वो पूरा लेट हो जाती है। कई बार मैंने देखा है, तो आप ट्रेन का सफ़र बहुत किया है, तो देखता हूँ कि एक बार लेट हो गया तो सारी गाड़ियाँ को पार कराते हैं, उसको रोक के रखती है। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हर व्यक्ति को, इसके बारे में कहा है ना कि आई से प्रारंभ होना चाहिए, जो सिंगुलर नंबर होता है और फर्स्ट पर्सन होता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण करेंगे और सारा जिम्मा ये जनप्रतिनिधियों का। भाई अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि, अधिकारी को कौन सा 5 साल पर परीक्षा देना होता है, लेकिन देना होता है। मैं डंगे की चोट पर कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास जब आता है कोई भी फुटपाथ वाला कि पुलिस ने मेरा सामान फेंक दिया, हमें पीट दिया, तो सीपी सिंह उसके लिए खड़ा होता है, आवाज भी होता है, आगे भी होगा। हमारा कहना है कि हर चीज का तरीका है। अब ये बात तो कोई नहीं बोलता कि भाई उसके पीछे और भी कारक होते हैं, लेकिन हम चूंकि सफाई पर बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि भाई 3 फीट 4 फीट की गलियों में 4 तला मकान बन गया। ये देखना विधायक का काम है क्या? किसका काम है? ये विधायक का काम नहीं है। किसका काम? मैं जो सत्ता में है। आप पूरा बात सुन लीजिए, गलतफहमी में रहते हैं ना। ये विधायक जाकर नहीं कहेगा ये भैया मकान मत बनाओ, ये विधायक नहीं कहेगा। ये काम है वहाँ के शासन और प्रशासन का। लेकिन शासन और प्रशासन यदि देखती भी है तो बस उसके पीछे आर्थिक कारण होता है, पैसा फरिया लेती है। तो विधायक का काम थोड़े है कि भैया यहाँ पर फुटपाथ पर दुकान मत लगाओ। अरे विधायक का ये काम नहीं है, आप व्यवस्था कीजिए। विधायक जनता का प्रतिनिधि है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो जनता के प्रति ही उत्तरदायी है। शासन तो के प्रति रूल है, नहीं मैं जो कह रहा हूँ, जो रूल है उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? अरे भाई इन्फोर्स कराएगी शासन सत्ता में बैठे हुए लोग। तो जी अगर नहीं होता है तो विधानसभा में, लोकसभा में आप सवाल उठाएंगे और दबाव डालेंगे। सवाल उठा करके दबाव डालेंगे आप उस पर। अच्छा, अपना पैर में कुल्हाड़ी मार ले। देखिए तब तो वाटर लॉगिंग होते रहेगा। नहीं होता रहेगा, तब तो फुटपाथ कब्जा होता रहेगा, हो रहा है। तब तो क्या बात करेंगे? स्वच्छता पर कोई बात ही नहीं हो सकती। फिर कोई बात नहीं हो सकती। भैया आप इस पर बात कीजिए ना। वाटर लॉबिंग हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है?
कौन उसके लिए जिम्मेवार है, उस पर देखिए ना। आप विधायक से अपेक्षा मत कीजिए, पार्षद से अपेक्षा मत कीजिए, आप सांसद से अपेक्षा मत कीजिए कि ये वाटर लॉबिंग नहीं हो, उसके लिए लोगों का घर तोड़वाए। जयपाल सिंह स्टेडियम कौन भरवाया? अरे आपको तब पता नहीं है, लोग भरवाए, आप कलेक्टर ने भरवाया ना भाई, डीसी ने भरवाया ना। उस समय कमिश्नर हुआ करते थे। डीसी नहीं, डीसी ने भरवाया था, डीसी साउथ इंडियन डीसी हुआ करते थे, वहाँ पैंट पहन करते नहीं थे। मैं कह रहा हूँ कमिश्नर हुआ करते थे, इसलिए कि वो भरने में मैं भी शामिल था। ये लगभग 68-69 का बात है। मैं मारवाड़ी हाई स्कूल में 8वां-9वां क्लास में पढ़ता था। हम लोग को हुआ कि चलना है वहाँ, और बाद में जब भरा गया तो सारा आरोप सीपी सिंह चूंकि मंत्री था। अरे भराया जिस समय, उस अधिकारी पर तो किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, आम जनता शायद जानती भी नहीं होगी। वो तो यही जानते हैं, ए मंत्री है, ए विधायक लोग, सांसद लोग, मंत्री लोग भरवा दिया, बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा देखिए स्पष्ट कहना है कि भैया इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया ना, आई का। हर व्यक्ति को ये विचार करना होगा, जैसे मैडम कह रही थी कि भाई हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, लेकिन कूड़ा ले आकर सड़क पर फेंक देते हैं। अच्छा यही का बात नहीं है, मैं भी अपने मोहल्ले में पीड़ित हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मंत्री था, मैं नगर विकास मंत्री था, मेरे मोहल्ले में सफाई होती थी, स्वाभाविक है, मंत्री है तो उस गली में तो सफाई करने वाले जाएंगे। सुबह सफाई करके गया, 10 बजे फिर आके कूड़ा फेंक दिया, फिर कोई 12 बजे आके फेंक दिया, कोई 2 बजे आकर फेंक दिया। मैं वहाँ की पार्षद रोशनी खलकोजी अभी भी हैं, लेकिन मैं गया, चेतावनी दिया लोगों को कि भैया ऐसा मत कीजिए, आप एक बार जो करना है कीजिए। लेकिन मानसिकता है कि नहीं साहब, हमको जब मर्जी आएगा तब फेंकेंगे। और बड़ा बुरा लगेगा, और एक अखबार ने छापा मंत्री के सामने कूड़ा, तो उस अखबार वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री को क्या करना चाहिए? कूड़ादान के पास बैठ जाए, और हमें जो भी कूड़ा है उसको लेके माथा पर फिर उठा करके ले जाके झीरी पहुंचा दे। छाप देना आसान है, बोल देना आसान है। क्यों ऐसा हो रहा था ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं। कोई बोलता है भैया सच्चाई है, आप अपराध चले जाइए, आप बोल रहे हैं ना, आप रात में आज ही जाइए, 9 बजे के बाद जाइए, सारे दुकानों के आगे कूड़ा का ढेर मिलेगा। अब आप कहिएगा नगर निगम तो रात में, मेरे ही समय में व्यवस्था मैंने कराया कि रात में सफाई होगी, ताकि आप सुबह उठे। मैंने करा कि मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं हर क्षेत्र में नहीं करा। अरे भाई, अपर बाजार में आपने रात में सफाई की व्यवस्था कराई, अपर बाजार क्या मेन रोड कराया, आज भी हो रहा है, लेकिन आप कूड़ा रोड पर फेंक देते हैं, ये गड़बड़। दंडित करिए ना, ये गड़बड़ है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसको वो करेगी ना, डांटेगी ना, उसको पनिश करेगी ना। किया जाता है। मैं खुद एक दिन मेन रोड में, ये थे श्रीमान, मेन रोड में मैं खुद गया, मैं महावीर मंदिर से लेकर के और शहीद चौक तक खुद एक दुकान को चेतावनी दिया कि भाई आज चेतावनी दे रहे हैं, हमारे नगर आयुक्त भी थे कि भाई आप इस तरह का मत कीजिए, अन्यथा आप पर होगा। लेकिन वही ढाक के 3 पात। भाई साहब मैंने कहा ना, इसका दवा बाजार में नहीं बिकता है, ये हमें खुद करना होगा कि हमें अपना व्यवहार कैसा करना है। मोदी जी ने शुरुआत किया, अरे पहले भी तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी झाड़ू लगा दिए तो झाड़ू लगाते हैं अपने घर में जी। अरे भैया मोदी जी तो अपना झाड़ू लगाने का वो किए। कोई झाड़ू नहीं लगाता, कोई थोड़ा है कि आपके घर में आके मैं झाड़ू लगाता हूं, मैं अपने घर में झाड़ू लगाता हूं। अरे एक शुरुआत किया, पहले भी प्रधानमंत्री हुआ, कंटिन्यू करना चाहिए ना, वो कंटिन्यू करना ही नहीं। सुदीप्तो जी आज कंटिन्यू है। ये बताइए कि आपको क्या रास्ता लगता है? इन्होंने कहा कि नहीं हमारी जिम्मेवारी तो नहीं है। नहीं, प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी है, बिल्कुल लेनी है, क्योंकि अभी उत्सव का महीना चल रहा है। हमने जब विसर्जन के लिए गया, नहीं उत्सव में तो आमतौर पर कंपैरेटिवली दूसरे समय के तुलना में ज़्यादा सफाई होती है और ज़्यादा सफाई पर ध्यान देते हैं। लेकिन पूरा दुर्गा पूजा के पहले से लेकर छठ तक ज़बरदस्त सफाई होती है, इसमें कहीं की दो मत नहीं है। जो भी खास करके इस्तेमाल होने वाली जगह हैं वहाँ पर ज़बरदस्त सफाई होती है। जैसे अभी छठ पूजा होने वाली है, तो छठ पूजा के लिए कांके डैम के तमाम वो जलकुंभी साफ कर दिए गए। उसके लिए किसी अखबार ने नहीं छापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय शासन प्रशासन का ध्यान जाता है। लेकिन जैसे खत्म हो जाता है वो कंटिन्यूटी में नहीं रहता है। जी बिल्कुल।
प्रशासन को तो थोड़ा सा देखना है इसको। हम लोग तालाब पे गए तो देखे कि जो 4 दिन का जो पूजा, दुर्गा पूजा हुआ, उसका फूल, माला, पत्ता ये सारे बिखरे हुए थे। लेकिन शाम हम, के- आप एक चीज़ बताइए, हम ये क्यों नहीं सीख सकते हैं कि हम जिन जलाशयों में ये जी। सारा डाल रहे हैं उन्हीं जलाशयों का पानी हमको पानी हम पीना पी है। रहे हैं, बिल्कुल तो हम जो ऐसा रखें जी। कि सफाई करने वाले जो लोग आए उनको भी आसानी हो उसको उठा लेने में, और पानी भी गंदा नहीं जी, हो। जी। दूसरे की मूर्ति में जितना केमिकल इस्तेमाल होता है, कितना खतरनाक वो पानी को बनाता है, पानी। कोई कल्पना कर सकता है क्या? एकदम। हम दुर्गा जी को पूछते हैं, ले जाके फेंक के चले आते हैं, या कह के कि विसर्जन करके आ विसर्जन रहे हैं, कर तो रहे उस विसर्जन से आप जो बीमारी पानी फैला पूरा रहे हैं। दूषित हुआ। सरस्वती जी बिल्कुल। के साथ यही होता है, लक्ष्मी जी के साथ यही होता है, गणेश बिल्कुल, पूजा में भी यही बिल्कुल। होता है, विश्वकर्मा पूजा में भी यही होता है। जी। तो यहाँ कुंड बनाया कांके डैम में, नगर निगम ने या पता नहीं किसने एक कुंड बनाया, पूजा कुंड, कि वहाँ पर ले जाके विसर्जन करिए, और भी जगह बनाए, और भी जगह हर बनाए, तालाब लेकिन में उसको प्राय छोड़ के कराया। बाकी सब जगह विसर्जन करते हैं। विसर्जन कुछ लोगों को करते छोड़ हैं। दीजिए, तो वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह विसर्जन करते हैं। जी। तो लोग अपनी भी जिम्मेदारी समझे, जो पूजा समितियाँ हैं वो जी। भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि हम मूर्ति का जो विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन कहाँ करें, कैसे जी। करें, और जो फूल माला और इस तरह के जो अगरबत्ती वगैरह है उसमें डालेंगे उस जलाशय में, तो उसका नुकसान क्या होगा? वहाँ बड़े बड़े डब्बे रखे हुए कचड़े के, भाई आप उसमें डाल उसमें दीजिए। डालिए, कचरे के डब्बे पे आप कचरे में और कोई कचरा नहीं होता है, पूजा सामग्री वाला ही कचरा होता है। जी, ये भी नहीं जी। कि आपका पूजा सामग्री का उसके साथ मिक्स हो जाएगा। जी, आप जी। बताइए। तो जिम्मेदारी तो नागरिक को लेना है, जो सरकार प्रशासन से दिए जा रहे हैं। प्रशासन का भी थोड़ा सा जिम्मेदारी होती है कि वहाँ आप कर्मचारी को रखें, उन्हें गाइड करें कि आप यहीं पर फेंकें। 2-4 कर्मचारी को वहाँ नियुक्त करें कि यहीं पर आपको फेंकना है, मूर्ति यहीं पर आपको निरंजन करना है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। हाँ, आ रहा है। ये तो तीसरे राउंड में आपस में बहस होगी, तो थोड़ा संजीव जी से बात कर लेते हैं। संजीव जी, आपके पास जितना संसाधन चाहिए साफ सफाई के लिए, उतना संसाधन है क्या? उतने पैसे हैं क्या? इसलिए कि पहले जो सरकार थी उस समय जब आते थे तब आप यही बात करते थे कि फंड नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है। अब क्या स्थिति है? फंड आ रहा है, आपके पास फंड आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है। संसाधन कई एजेंसीज को आपने दिया साफ सफाई के लिए, बीच बीच में हटाना पड़ा इसलिए कि प्रॉपर काम नहीं किया, फिर नया बदला, फिर अपने कर रहे हैं, कराए, फिर नई एजेंसी को देने जा रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? देखिए, संसाधन तो एक विषय जरूर है। नगर निगम में साफ सफाई के जिम्मे जो भी खर्च आता है उसको अपने से खर्च उठाना पड़ता है। निगम का, अगर रांची नगर निगम की आप बात करेंगे तो लगभग आमदनी 100 करोड़ के आसपास है, और अगर खर्च की बात करेंगे तो हम लोगों का खर्च अभी 110 करोड़ के आसपास। 100 करोड़ की जो आमदनी है, वो 100 करोड़ की आमदनी में कितना ऐसा पैसा उसके अलावा बच जाता है जो आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोग देते नहीं हैं? करीब करीब देखिए, होल्डिंग टैक्स आज के दिन हम लोग लगभग 70% ले रहे हैं। 30% रह जाता है। 30% अभी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2013 में ये रेशियो था 20% का, 20% मिलता था, 80% लोग नहीं देते थे। तो बहुत धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है। हम लोगों ने जो ऑनलाइन जब से किया और आउटसोर्सिंग जब से किया, तो इसका फ़ायदा रांची नगर निगम को हुआ, और हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स है वो लगभग 27 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इसमें केवल होल्डिंग के पैसे नहीं आते हैं, होल्डिंग के अलावा मार्केट सेक्शन से जितना आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं शहर में, प्लस बाजार हाट का जो बंदोबस्त हम करते हैं, पार्किंग का बंदोबस्त करते हैं, तो ये सब पैसे से हम लोग के पास लगभग 100 करोड़ आता है। अभी भी 10 से 15 करोड़ हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं। प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ खर्चों को घटा के बजट में कैसे भी इसको ठीक किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें 15 से 20% इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है अपने इनकम ऑफ सोर्स में। रही बात सफाई में, उसमें कचरा गाड़ी के जो ड्राइवर आते हैं जी। वो कहते हैं कि हमको एक साथ इतना बड़ा इलाका दे दिया गया है जिसमें हम सक्षम नहीं हैं, और ख़ास करके अपार्टमेंट से तो ट्रकों में निकलता है कचरा। अपार्टमेंट और 50 घर हैं, 100 घर हैं, ट्रक में निकलता है, तो जिनके 1-2 लोग रहने वाले घर में हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए भर जाता है। तब तक सुपरवाइज़र का फ़ोन आया कि भाई वहाँ तुमको जाना है, फिर सुपरवाइज़र का फ़ोन आया तुमको साहब के यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है। तो उसके हिसाब से गाड़ियों की जो संख्या होनी चाहिए, ड्राइवर की जो संख्या होना चाहिए, सफाई कर्मचारी की जो संख्या होनी चाहिए, वो आपके पास उपलब्ध है क्या? देखिए, प्रैक्टिकल में हम आपको बताना चाहेंगे, रांची शहर में 53 वार्ड है, हाँ। और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ अब बल्क जो कचरा निकालते हैं, वैसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हर एक वार्ड में हो गई है। प्रॉब्लम से एक आ रहा है, जो व्यवहारिक प्रॉब्लम है कि सुपरवाइजर
बड़े कचरे को उठाने के लिए इसलिए इच्छुक रहता है कि उसको कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती है उससे। हम लोग इस पर रोक लगाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले बार जब कंपनी को हम लोगों ने आउटसोर्स किया था तो उसमें एक एस्पेक्ट था कि उसको RDF लगाना था, जिससे कि वो स्कैन हो जाए कि प्रत्येक घर में कचरा उठा कि नहीं उठा। आपको पता होगा कि उसी के कारण हमने उस कंपनी को हटाया, क्योंकि वो अपनी चोरी को दिखलाना नहीं चाहता था, तो हमने उसको हटा दिया। इस बार भी हम वही प्लान कर रहे हैं कि जो कंपनी ये काम करेगी उसी को हम लाएंगे। इसलिए कि देखिए रांची में आज तक जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि निगम घरों में तो आप ठोके हुए हैं, हमारे यहाँ जो कचरा गाड़ी जाती लेकिन है अभी स्कैन नहीं कर, अभी स्कैन कोई नहीं ले रहा है। नहीं, अच्छा। इसलिए कि वो 50% घरों में ही केवल लगा पाया था। अच्छा। 50% इसलिए नहीं लगाया था कि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। नहीं, हमारे यहाँ तो कई बार फोटो खींचते आपके यहाँ बस बोले तो 50% लोगों के यहाँ, 50% लोगों के यहाँ अभी भी वो परेशानी थी, तो हमने कंपनी को हटाया है। नई कंपनी लाने के पीछे भी यही बात है कि 100% जो लगाएगा, जो स्कैन करेगा उसी को हम काम देंगे। उसकी शिकायत है कि आप पेमेंट नहीं करते हैं उसका, इसलिए वो नहीं काम कर पाता है। देखिए उसके पीछे कारण है, पेमेंट नहीं करते हैं नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में एक क्लॉज था कि आपको 100% घरों में ये क्लिप लगा देना है। अच्छा। तभी हम पेमेंट करेंगे। अब सरकार का काम व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो चल नहीं सकता है। हम टेंडर में जो क्लॉज दिए अगर वो पूरा नहीं करता तो उस कंपनी को हम पेमेंट नहीं कर पाते बिल्कुल। हैं। इस बार हमने अपने DMC को भी कहा है, सूडा में, और सेक्रेटरी साहब को भी मैंने बोल के आया था कि देखिए व्यवहारिक रूप से आपको ऐसे काम करने होंगे जिससे कि कंपनी जिंदा रहे। अगर कंपनी जिंदा नहीं रहेगी तो आप कभी भी 100% फुलफिलमेंट ऑफ कचरा उठाव नहीं कर सकते हैं। आज के दिन समस्या क्या है कि रांची में कोई कचरा उठाने वाली कंपनी अच्छी नहीं आ रही है। उसके पीछे कारण है कि हमने 3 कंपनियों के पैसे रोके हैं। पैसे रोकने के पीछे टेक्निकल कारण है, ऐसा नहीं है कि निगम ने पैसा रोक दिया, लेकिन टेक्निकली दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक देयर पेमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। तो इस बार मैंने स्पष्ट कहा है कि जो भी टेंडर निकालेंगे आप स्पष्ट देखिएगा कि उसको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, कि वो मजदूरों को प्रत्येक महीना दे सके। आप इसी तरह का क्लॉज कीजिए तो थोड़े सुधार हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार का टेंडर प्रक्रिया इस तरह का रहेगा कि ये काम हो जाए। अब रही बात कि कचरा क्यों नहीं उठ रहा है। टेंडर आप जो देते हैं, टेंडर देते समय देखते हैं कि उसके पास कितनी व्हीकल्स है, बिल्कुल स्टाफ हैं जो कि वो कर सकेंगे, और उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ वो स्टाफ आज दिखाने के लिए रख लिया, कल उसके पास नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। कंपनी को एक नंबर ऑफ गाड़ियों की संख्या दी जाती है टेंडर प्रक्रिया में। जैसे पिछली बार थी 300 गाड़ी आपको लेके आना होगा, तो आप देखे होंगे छोटी गाड़ियां 300 है हमारे पास। अच्छा। समस्या क्या है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सेल, निगम में ट्रांसपोर्ट सेल बहुत कमजोर है अभी। अच्छा। गाड़ियां जो खराब हो रही है वो बन नहीं रही है तो वो सड़क पे नहीं जा रही है। सड़क पे नहीं जा रही है तो कुछ घरों का कवरेज बनाने की जवाबदेही किसकी है? वो कंपनी की जवाबदेही की थी, लेकिन कंपनी कर नहीं रहा था। अच्छा। अब उसके पास क्लॉज था कि हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा तो करें कैसे। हमारे साथ प्रॉब्लम था कि हम टेंडर प्रक्रिया में ये लिख दिए थे जिससे कि हम पेमेंट ही नहीं कर सकते थे। तो ये एक दुविधा थी, और मैं समझता हूं कि ये दुविधा टेक्निकली अधिकारियों की गलती के कारण थी, जिन्होंने ये व्यवहारिक रूप नहीं दे पाया। अभी 2 चीज़ पर हम लोग आए, फिर से सिंह जी से बात करेंगे। एक तो ये कि जो वाटर लॉगिंग होता है उस वाटर लॉगिंग को कैसे रोका जाए। अगले 1 साल में बरसात अब ख़त्म होने वाला है, हालांकि बरसात तो चल ही रही है, ख़त्म होने वाला है, तो इसमें वाटर लॉगिंग ख़त्म करने के लिए पानी की निकासी की व्यवस्था हो सके, और दूसरे की सफाई की पुख्ता व्यवस्था हो सके। एक दिन नहीं आकर दूसरे दिन भी आकर के अगर कर ले जाए, हम उस छूट देने वाले कोई होते नहीं हैं। ये हम कह रहे हैं कि 2 दिन तक इंतजार कर सकता है, दूसरे दिन महकने लगेगा, है ना। तो ये कोई व्यवस्था हो मॉनिटर करने के लिए, तो पार्षदों के साथ आप मीटिंग करके या व्यवस्था करें कि पार्षद भी थोड़ा घूम करके चेक करें कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए सफाई मुझे जो दिखता है, क्योंकि मैं भी 53 वार्ड में घूमता हूँ, और फोन भी मेरे पास सबके आते हैं। और तीसरे एक जरूरी चीज़ वो बताना बहुत जरूरी है। जितने टेंट वाले हैं वो टेंट वाले अपना जो बिछाते हैं फ्लोर पर, वो गंदगी वाला कालीन टाइप का चीज़ या जिस तरह का, वो सब ले जाके डैम्स में धोते हैं। अब डैम्स के पानी का सोच सकते हैं क्या गति होगी, क्योंकि हम देखते हैं जब भी ये होता है, जितने टेंट वाले हैं सबका आदमी जाता है उसी में पटक पटक के धोता है। कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला, बोलिए टोकिए तो गाली गलौज सुनिए, मारपीट करिए कि आपके बाप का है क्या। हमारा भी डैम है, तो हमारा डैम है तो आप पानी जहरीला नहीं ना बना दीजिएगा भाई, आपका डैम है तो। देखिए 2-3 चीज़ है। पहला पानी लॉगिंग का आपने जो पूछा, तो रांची में इससे पहले आप एक बात बोले थे कि CNT जमीन, हाँ,
रांची में अभी 20-25 ऐसे स्थल हैं जहां हम नालियों का आउटलेट नहीं निकाल पाए। उसके पीछे कारण है कि सीएनटी जमीन है, किसी की खतियानी जमीन है, वो देना नहीं चाहता है। निगम के पास ये पावर है, निगम के पास ये पावर है कि जहां पानी जाने का रास्ता है या सड़क जाने का रास्ता है, अगर वो किसी की है और वहां जा रहा है तो उसको ले सकता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन कमज़ोर है, हमारे अधिकारी कमज़ोर हैं, वो उस नियम को लागू नहीं करा पा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे 2017 में प्रशांत जी को भी मैंने कहा था कि देखिए हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा। अगर हम 10-15 कैंसरस प्लेस ठीक नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। आज भी ये समस्या है। आप रातू रोड में 2-3 जगह तो ऐसा है कि आपको क्या बताएं, 1-1 फीट पानी जम रहा है, इसलिए कि आगे वाले लोगों ने पानी को रोक दिया है। हरिहर सिंह रोड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था वाटर लॉगिंग का, तो उसके पीछे कारण यही था कि एक खतियानी जमीन जो एकड़ों में थी, उन्होंने अपना बाउंड्री खड़ा कर दिया तो पानी सड़क पर रहने लगा। हमें ये रास्ता तो निकालना होगा, सरकार को ये नियम बनाना होगा और एक ऐसा नियम बनाना होगा जिसके पीछे थोड़ा सा कवच भी देना होगा। अधिकारी डरते हैं क्योंकि वो नहीं जाना चाहते कि ट्राइबल की जमीन में जाओ, कहीं कुछ हो गया तो हाँ भाई, अदालतें आदेश देती है, बोलती है कि आपने क्यों उजाड़ दिया, हम थोड़े कहते हैं उजाड़ दिया, ज़्यादा झंझट में हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें सरकार को इनिशिएटिव लेके आगे आना होगा और एक आदेश पारित करना होगा कि ऐसे सभी जगह को स्थानीय लोगों से लेके उसको कंपनसेशन देके उसका सेटलमेंट किया जाए। आखिर बहुत चीज़ों के लिए हम सेटलमेंट करवाते हैं, तो ये होगा तभी वाटर लॉगिंग 100% ठीक होगी। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले साल 1.5 साल में एक साथ इतना पैसा फंडिंग आता नहीं है। सरकार अभी जिस पार्टी की सरकार चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब से आई है तब से हमें फंड्स की भी का अभाव है विकास के रूप। विकास हम नहीं कर आपकी तरफ ये जैसा बताइए, वाटर लॉगिंग जो है, आपको लगता है कि जो इंजीनियरिंग है, जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, आपके इंजीनियर उस इंजीनियरिंग को जानते हैं? जब कलभट बनाते हैं, जब नाले बनाते हैं, कि पानी का फ्लो कैसे होगा? पानी की तो अपनी गति है, जहाँ ढलान होगा वहाँ पानी जाएगा। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ जी, रांची शहर के बारे में थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं। बताइए। देखिए रांची शहर में जो मकान बनना शुरू हुआ तो ये बेढंगा बनना शुरू हुआ, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसकी आवाज़ मैं उठाता रहा हूँ और सच मामले में बोल रहा हूँ कि मैं थक गया। थक इसलिए गया कि एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था के अंदर है कि भाई हम विधायक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करें, बिल्कुल, अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करें। लेकिन होता ये है, आज भी होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि आज बड़ा चमत्कार हो गया, रामराज आ गया, ये आ गया, नहीं आया। मैं मंत्री था उस समय भी कोई रामराज आ गया ऐसा बात मैं नहीं मानता। मैं कम से कम अपने मुँह से तो नहीं कहता हूँ। देखिए होता क्या है, अभी नगर निगम है, पहले RRDA नक्शा पास करते थे और मुझे याद है कि RRDA में 4 अधिकारी ऐसे थे, इंस्पेक्टर का पद था, वो सुबह 6 बजे स्कूटर स्टार्ट करके पहुंच जाते थे वहाँ पहुँच जाते थे, घूमते थे उस रोड में और घूमते थे और देखते थे ईंटा बालू गिट्टी गिरा हुआ है, काम हो रहा, तो पूछते थे भैया किसका है, बन रहा है, तो हमारा है, तो भाई नक्शा दिखाओ। तो बोलते हैं नक्शा तो नहीं है। तो बोला केस करेंगे, तो बोला ना कुछ छोड़िए, कुछ ले दे लीजिए। वो ले दे करके अपना मामला फिनिश। फिर दूसरा कोई आया, उसके बदला वो भी किया। तो कहने का मतलब वो ब्लैकमेल होता रहा। आज भी बिना नक्शे के मकान बन रहे हैं, हजारों की संख्या में। मैं चूँकि गली गली घूमता हूँ इसलिए देखता हूँ। मेरा ये कहना है कि ये आर्थिक लाभ उन अधिकारियों को होता है। अब सवाल ये है कि फिर वहीं घूम फिर कर आ रहे हैं। भाई मैं जानता हूँ कि एक गलत मकान बन रहा है, तो मेरा ये दायित्व तो नहीं है कि भाई ये गलत बन रहा है तो हम नगर निगम में रिपोर्टिंग करें, ये मेरा काम नहीं है। ये काम अधिकारियों को देखना है। भाई गलत नक्शा मकान बनाएगा, हम वहाँ थोड़े जा कर के कहेंगे कि भाई तुम
इसको बनने दो। नहीं, आप संजीव विजयवर्गीय को कहिएगा ना। नहीं, मैं फिर आप बात कर रहे हैं, नहीं संजीव विजयवर्गीय भी तो, संजीव विजयवर्गीय प्रशासक को कहेंगे, अरे प्रशासक जो इंजीनियर को भेजेगा। आप पूरी बात समझिए ना, आप फिर मैं कह रहा हूँ ना कि बोलने में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ संजीव विजयवर्गीय भी जैसे मैं चुन के आया हूँ वैसे संजीव विजयवर्गीय भी चुन गए, जनता ने इसको वोट दिया। इसका ये काम नहीं है, ये प्रशासन का है। आप एक बात बताइए, जो काम हम मंत्री हैं मान लीजिए, तो हर पावर मंत्री को नहीं होता है। जानकारी में जो रहा है मंत्री उसी को पता है कि कहाँ सेक्रेटरी का पावर है कहाँ नहीं है। लेकिन लोग तो बोलते हैं, अब जैसे मैं मंत्री था, सारे नगर निगम हमारे अंदर में आते थे, लेकिन मैं नगर निगम में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी बोर्ड है, उसका अपनी सारी व्यवस्था है। तो देखिए, इतना लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, ना समझदारी है। मेरा ये कहना है कि जिस समय शुरुआत होता है कि भाई मैंने राय दिया था उस जमाने में, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या राय दिया भाई? हमने राय दिया कि जैसे ही जमीन रजिस्ट्री के लिए आए उसी समय रजिस्ट्रार कहे कि भैया आपका ये मास्टर प्लान के अंदर ये ज़मीन है कि नहीं, यहाँ पर मकान बनने के लिए है कि नहीं, यदि है तो इसका रोड की चौड़ाई क्या है, इसका पानी किधर जाएगा, ये सारा चीज़ जब लाके प्रमाण वो देगा तब ही उसको रजिस्ट्री कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। लेकिन भैया फिर अब पूछिएगा तो भैया रजिस्ट्री इसलिए हो रहा है कि रजिस्ट्रार साहब को तो भाई फिक्स से पैसा बंधा हुआ है। ये रूल बना क्या चीज? यही रूल जो आप बताए थे नहीं बनता है ना। नहीं, रूल बना ही नहीं। कौन बनाएगा इसको? फिर मैं कह रहा हूँ, आप तो सेक्रेटरी को बोलिएगा, सेक्रेटरी बनाएगा, फिर नगर निगम जाएगा, नगर निगम से। मैं उसी बात को कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें, चूंकि मेरा विभाग से संबंधित नहीं है रजिस्ट्री विभाग। निबंधन तो था आपके पास, लेकिन अरे कुछ दिन के लिए निबंधन था, तो निबंधन का मतलब ये नहीं तो सकते थे ना भाई। नहीं, आप गलतफहमी में मत रहिए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि हम थे नगर विकास, तो भ्रष्टाचार सब विभाग में रुक गया था, कहा नगर निगम में रुक गया था, नगर पंचायत में रुक गया था क्या? आप गलतफहमी में जीता है ना। दिक्कत यही है, अरे सिस्टम इतना सड़ चुका है, इतना गल चुका है, हम बैठकर बहस ही कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जो निर्धारित है आपके लिए कर्तव्य, एक नागरिक के नाते भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका निदान संभव है। अन्यथा इसी प्रकार बहस करते रहेंगे। सुदीप्ता जी बताइए जी। मंत्री जी ने तो हार मान ली कि हम नहीं, हार नहीं माना, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं इसका मतलब हम यहाँ पर कहें कि मैं सारा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम सिस्टम सड़, अरे सिस्टम सड़ गया तो ऑपरेशन होगा ना। कैंसर अगर है तो कौन करेगा? खाली बोल देने से ऑपरेशन होता है? कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना, डॉक्टर कहाँ से आएगा? नहीं, मैं उपाय कहा ना। अरे डॉक्टर भी जब नागरिक के प्रतिनिधित्व जब है तो लेना होगा थोड़ा सा जिम्मेदारी सर। नागरिक आप अपना जिम्मेवारी मत लीजिए। नहीं, सारा विधायक पर जिम्मेवारी दे दीजिए कि विधायक ही करेगा। मकान कोई अवैध बनाए तो विधायक तोड़वाएगा, फुटपाथ पर कोई दुकान लगा दे तो विधायक हटवाएगा। यही विधायक का काम रह गया। मेरा ये कहना है कि सभी लोगों को, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो मैं समझता हूँ समाधान है। और समाधान के रास्ते हैं, इसके लिए अलग बहस होनी चाहिए। कोऑपरेट करेंगे, अगर प्रशासन भी थोड़ा साथ दे तो नागरिक कोऑपरेट आपका करेंगे। जैसे थरपकना मोहल्ला है, थरपकना मोहल्ला का जो पानी है वो जी, नाला का पानी कहाँ निकलता है? अब जो नाला तो सारे बंद कर दिए गए हैं। एक इस बीच में देखिएगा कि जितने नाले हैं उस पर जो सड़कें जब जाम होने लगा तो सड़क के ऊपर पानी है, अप कर दिया गया। जी अप कर देना ये नहीं ना है। इंजीनियरिंग ये है कि आप देखिए कि वो पानी कहाँ निकल सकता है, उसके हिसाब से बने। अप कर दिए तो वहाँ पानी नहीं लगेगा, दूसरी जगह लगेगा, दूसरी जगह लग रहा है। अब रास्ते के ऊपर पानी जम रहा है। 1 मिनट का समय दीजिए, अभी आधा मिनट का दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, हम आपसे समझेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे। अच्छा, चलिए समझाइए। अरे भैया, आधा मिनट, जैसा इन्होंने कहा भाई पैसे टुकड़े टुकड़े में आते हैं, तो टुकड़े टुकड़े में काम होते हैं। जैसे अभी कल माननीय मोदी जी ने वहाँ उज्जैन में जो कॉरिडोर का ही किया, ठीक है, एक फेज का हुआ है, लेकिन उसका सारा चीज बना हुआ है, उसके लिए पैसे आवंटित होते हैं, तो वहाँ ठीक ढंग से हो रहा है। अब वही है, 1 साल में 5 लाख
आया, दूसरा साल 7 लाख आया, तीसरा साल 10 लाख आया, तो कराडोर खाक बनता। मेरा ये कहना है कि रांची नगर निगम के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा, न नवन तेल होगा, न राधा नाचेगी। फिर आप कह रहे हैं कि सच्चाई यही राधा है। नाचेगी नहीं। हाँ, हम बस बात नचाने की खत्म। बात नहीं, कर- मैं सही बात बोलता हूँ भैया, मैं 2-3 मुगालते में नहीं रहता। 2-3 मेरा मानना है जी। कि नगर निगम को अगर अच्छा स्वरूप दिखना है, देखना है, तो सरकार को 2-3 निर्णय लेने पड़ेंगे। एक तो निर्णय लेना पड़ेगा कि नगर निगम का कैडर अपना बनाया जाए। अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर अपने आप को अकाउंटेबल मानता है चीफ मिनिस्टर का। हमारे यहाँ एएमसी या डीएमसी भी उस सीएम के हैं। कोई भी पार्टी की सरकार हो, मेरा ये नहीं कहना है कि आज किसकी पार्टी कल किसकी। अगर निगम कैडर का होगा तो जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वो अगर कुछ बोलेंगे तो वो करने के इच्छुक होगा। अन्यथा क्या है कि वो केवल इंटरेस्ट है, सीएम को जवाब देना है और अपना ट्रांसफर करवा लेना। वो आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल नहीं है। तो ये एक करना होगा। दूसरा, रांची राजधानी बनी। रांची अगर राजधानी बनी है तो रांची का एक पूरा डीपीआर, ऐसा डीपीआर जिससे कि कम से कम नालियों को हम ढक सकें। मेनहट आया ना आपके पास, मेनहट तो काम कर रहा है ना। मेनहट का केवल एक जोन में काम हो रहा है। अब वो भी 9 वार्ड है, 1 2 3 4 5 30 31 32 33। अब ये 9 वार्ड से आप रांची को सुंदर बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्लस 2006 के डीपीआर से आज जो काम चल रहा है, मुझे आज भी लगता है और मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं है जिन योजनाओं से 100% फुलफिलमेंट नहीं, वो भी फेलियर ही होगा। 100% ये सब योजनाओं को फिर से बनना चाहिए था और पूरे रांची को इससे जोड़ना चाहिए था। तो निर्णय होना है सरकार में। हम जो निर्णय करेंगे वो होगा नहीं। सरकार हमें पैसा नहीं देगी, अधिकारी सरकार की सुनेंगे। अगर ये चलेगा तो कैसे निगम चलेगा? आप नाली की जो बात कर रहे हैं, पूरे सड़क में जो नाली आप देखते हैं, मेन रोड, बड़ा तालाब, ये तालाब आज पानी लॉगिंग दिख रहा है, सब पीडब्ल्यूडी का बनाया हुआ नाली है। लोग गाली देते हैं निगम को। 134 करोड़ की नाली 2013 में पीडब्ल्यूडी ने बनाई और आज उसी का परिणाम है कि आप बहुत जगह वाटर लॉगिंग देख रहे हैं। उसको कौन ठीक करेगा? वही तो हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। निगम का एकदम इंजीनियर बिल्कुल असक्षम है। मैं तो समझ में मुझे नहीं आता है कि आखिर वो पास कैसे हुए हैं। हमारे यहाँ के निगम के जो भी अधिकारी हैं, सब कंप्यूटर में तो आजकल बड़ा सुंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। आप डीपीआर को निकाल लीजिए, सबके लिए कॉमन है। लालपुर में भी बनाना और खिनपीड़ी में भी बनाना, तो एक ही डीपीआर निकलेगा। अब उससे वहां होगा कि नहीं ठीक होगा, कौन देख रहा है? हमारे पास तो ज्ञान नहीं है। देखिए, हम जनप्रतिनिधि, हम पढ़ के हम कंक्लूड तो कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं जी। सिंपल सा ये कि इसीलिए संविधान में यह व्यवस्था नहीं की गई कि जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए कि विजन अगर उसके पास होगा तो पढ़ाई लिखाई तो सेक्रेटरी है, उसको मदद करेगा। हम आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहते हैं, कंक्लूड कर रहे हैं इसलिए कि समय चूँकि हमारा ख़त्म हो रहा है। हम यह मान करके चल रहे हैं कि हमारे साथ जो उप प्रशासक, उप महापौर हैं, विधायक जी हैं, ये सब लोग मिल करके कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक हो, स्वच्छता हो। आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।